तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द क्लास। क्या करने वाले हैं आज? सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा रह गया था, तो उसको थोड़ा सा कवर करके मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग का रखेंगे क्लास आज, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। जो हमने कर लिया था लास्ट में, हमने सारा रॉल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन सबको डिस्कस कर लिया था। एक छोटा सा हेनरीज लॉ रह गया था हम लोगों का, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रह गए थे। तो स्पेशली एक क्लास हम लोगों ने एक्स्ट्रा कंडक्ट करी है सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अगर एक छोटा जो क्वेश्चन रह गया था उसको मैं पहले बात कर लूं, तो क्या है वो? तो वो है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, राइट। सो किस तरीके से गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स के अंदर, और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये चीज भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा? जैसे कि नेचर ऑफ अ गैस, नेचर ऑफ अ लिक्विड, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी का, गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या क्या? कि भाई गैस कौन से नेचर का है, कौन सा गैस है, नेचर क्या है लिक्विड का जिसमें आप डिसॉल्व करने जा रहे हो, टेम्परेचर क्या है, और प्रेशर क्या है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब देखो, हेनरी लॉ इसमें आया। तो हेनरी लॉ क्या कहता था? दैट इज वो बात करता था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के अंदर, कि भाई किस तरीके से गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, क्या स्टेटमेंट थी? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व, है ना। यानी जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर, यानी the solubility of a gas in liquid at a given temperature, जो टेम्परेचर गिवन है, is directly proportional to its partial pressure at which it dissolve। तो ये चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। मान लो एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अनरिएक्टेड गैस इन द सॉल्यूशन, और पी हो गया पार्शियल प्रेशर। तो भाई हेनरीज लॉ आप क्या लिख सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, राइट। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के एच। इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इसका भी इफेक्ट होता है टेम्परेचर के साथ, तो उसको भी अभी देखेंगे कि के एच किस तरीके से वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सो अब देखो बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेनरी कांस्टेंट के एच की, के एच की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला, यूनिट सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, दैट इज अ टॉर और बार। तो इसका जो यूनिट होता है बेटा, वो सेम होता है एज दोज ऑफ प्रेशर। तो यूनिट जो होगा, कैरेक्टर्स जो यूनिट होगा हमारा, वो हेनरी कांस्टेंट के एच का वो सेम होगा जो यूनिट होता था प्रेशर का, दैट इज टॉर और बार। नेक्स्ट, that is a different gas have a different value of kh for the same solvent। अगर मान लो आपका सॉल्वेंट सेम ही है, मान लो वाटर ही सॉल्वेंट ले लिया, लेकिन अगर अलग अलग गैसेज है ना, तो उसके लिए kh की वैल्यू भी अलग अलग होगी। यानी डिफरेंट गैस हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ kh फॉर द सेम सॉल्वेंट, ये याद रखना है। डिफरेंट गैस हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ kh फॉर द सेम सॉल्वेंट। नाउ the kh value of a gas is different in a different solvents and it increase with increase in temperature। तो ये याद रखना है, the kh value of a gas जो होता है वो different होता है in a different solvent, ठीक है। the kh value of a gas is different in different solvent and it increase with increase in temperature। और ये increase होता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी यहाँ से क्या पता लग गया कि kh की वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होगी, एंड इंक्रीज, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी घटती है। सॉल्युबिलिटी गैस के लिक्विड में क्या होती है? घटती है। अब मुझे बताओ केएच सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेटेड है? तो आप बोल सकते हो क्या कि जब केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी? बोल सकते हो क्या? जल्दी बताओ। ये चीज क्लियर हुई क्या सबको
कि केएच सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेट कर रहा है, कि अगर केएच की वैल्यू ज्यादा है, यानी वो जो गैस है वो कम सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी घट गई है। क्योंकि हमें पता है केएच जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केएच की वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी। डन। अब देखो, जब केएच आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो केएच की वैल्यू बढ़ी, और इतना मान ये भी ट्रू है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या घटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो आई होप हेनरीज लॉ में ये आप केएच का फैक्टर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के साथ ये एक रिमेंबर रखना, बस डेफिनेशन याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, केएच के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना, बस। तो यही पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ, यानी हायर द वैल्यू ऑफ केएच ऑफ अ गैस लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ये पहली बात कर चुके हैं, है ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया, एक पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच स्लोप इसका केएच है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ तक, या क्लियर है? जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट? नो। ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ए, एक बच्चे ने बोला है ओमकार चौधरी की तरफ से आंसर आया है ए। ओके, अभी देखते हैं बेटा सभी का, देखते हैं आपका सही है कि नहीं। सो विच अमंग द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल हैव अ मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? सो दे आर आस्किंग मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हम सबको पता है डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती थी बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई, यानी ये डिपेंड करता था वेंट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। ये डिपेंड करता था मोल पे और वेंट ऑफ फैक्टर पे, कि भाई किसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। यानी हम लोग को पता है अगर आप बात करो तो किस तरीके से आप समझ सकते हो, कि अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, मैं सबके लिए आई निकाल देता हूँ पहले। तो मान लो ये मेरे पास NaCl रहा, तो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 2। डन। उसी तरीके से बेटा अगर मेरे पास KCl है, इसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी है? 2। मेरे पास MgSO4 है, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? SO4 एक और एक Mg, इसके लिए भी दो ही है। और ये है NaCl, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो भाई आई तो सेम आ रहा है, आप कैसे पता करोगे? तो अब हम पता करेंगे इसके कंसेंट्रेशन से। भाई मोलैरिटी क्या दे रखा है? तो पहले केस में मोलैरिटी दे रखा है 2 × 0.005, अगले केस में दे रखा है 0.1, फिर दे रखा है 0.1, और फिर दे रखा है 1। तो बेटा हमें पता है ये वैल्यू क्या है, तो हम सबको पता है कि डेल्टा टीबी जो है वो किसके इक्वल है? तो डेल्टा टीबी जो आ रहा है वो मोलैलिटी इंटू आई के इक्वल ही तो है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना है, नंबर ऑफ मोल इंटू आई, है ना। तो किसकी वैल्यू सबसे कम आएगी? फर्स्ट वाले की तो सबसे कम आएगी, दैट इज 0.1। इसकी आएगी 0.2, इसकी भी आएगी 0.2, और इसकी आएगी 2, है ना। यानी सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, बताओ? ये 0.2, 0.2, 0.1, है ना। तो बच्चे ने बिल्कुल सही बोला था, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज NaCl। तो NaCl वाला बिल्कुल ही सही है। सिर्फ आई तो सब में कॉमन है ना, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया इसके नंबर ऑफ मोल्स से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपको सबसे मिनिमम पूछा था इसमें ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे कम किसका होगा? 0.05 मोलर ऑफ NaCl। चलो भाई, ये बताओ अब, ये हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो फटाफट। वेट कर रहा हूँ सभी के आंसर्स का, बताओ पहले फिर मैं बताता हूँ। पहले आप सभी लोग बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ये गैस दे रखा है, ये केएच की वैल्यू दे रखी है, और बोला है वेयर केएच इज अ हेनरी कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना है। अभी भी क्या पढ़ाया था? ए बताया एक बच्चे ने, ठीक है, अभी देखते हैं। और बाकी सब भी बताओ बेटा क्या होना चाहिए। अभी अभी पढ़ा था कि अगर केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी,
ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा है, मारवी ने बोला है बी। ओके, तो AR के लिए सबसे ज्यादा है 40.3, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी तो सबसे कम होगी, है ना। यानी AR की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, इतना तो पता लग गया। यानी ऑप्शन डी और ए को तो कट कर दो, इसको तो गायब करो। और सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू कहाँ है, तो बेटा सबसे कम वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। 1.83 इंटू 10⁻⁻5, समझ रहे हो, यही तो है। तो ये बिल्कुल सही है ना। यानी सबसे ज्यादा सबसे कम, तो दोनों ऑप्शन में यही दे रखा है भाई, HCHO और AR। चलो एक और चेक करते हैं। अब CO2 और COSEH4 में, तो COT का दे रखा है 1.67 और CH4 का दे रखा है 0.413, है ना, 0.413। तो ऑब्वियसली CH4 तो ज्यादा होगा CO2 से, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी बी ऑप्शन बोला है वो बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने। ठीक है, तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेंस और नीट दोनों के मिला के हैं क्वेश्चन इसमें। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहता है कि हाँ भाई, किसकी वैल्यू को बढ़ाने किसकी वैल्यू से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, हेनरी कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन है भाई, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है 5.12। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF, तो आपको KF दे रखा है, KF की वैल्यू गिवन है 5.12। ठीक है, यूनिट भी दे रखी है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी दिस, तो मोलालिटी भी दे दिया 0.078 m, containing a non-electrolyte solute in benzene, a rounding up to the decimal। ठीक है, तो बताना है क्या होगा। तो चलो निकाल देते हैं भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। क्या करना है, हम सबको पता है कि डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, यही होता है ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला है, तो कोई आयनिक का कोई चक्कर है नहीं, यानी आई का कोई केस यहाँ पे लगेगा नहीं, आई की वैल्यू 1 होगी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, यही तो है। चलो तो डेल्टा TF देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ मुझे KF कितना है, तो KF है 5.12, मोलालिटी कितनी है 0.078, तो बस बन गई बात, यही तो है। तो 0.4 आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी। समझ आया बेटा सबको, बी कैसे करेक्ट हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस वैल्यू पुट करना था, मोलालिटी इंटू KF का। और आई क्यों नहीं आया वो क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो कोवलेंट हो इन सबके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। चलो अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। आपको बताना है एक ऐसा मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ के हिसाब से, यानी द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बेंजीन, टॉल्वीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और इथेनॉल और एसीटोन। तो सबसे पहले आपको बता दूं पॉजिटिव डेविएशन क्या था। तो सबको याद है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो डेविएशन थे, एक को बोला था पॉजिटिव, एक को बोला था नेगेटिव, सबको याद है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन कब होता था, जब वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाए, है ना, कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाए। तो बच्चे बी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहा है, कोई सी भी बोल रहा है, चलो अब ए ही बच गया, कोई ए भी बोल दो। ठीक है, अभी चेक करते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने आंसर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा बताता था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उतना ज्यादा वेपर बनेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, तो एक है हमारे पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कह रहे हो बेटा। देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अगर जो तुम कह रहे हो, तो ध्यान रखो बेटा, एसीटोन क्लोरोफॉर्म तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, वहां तो फोर्स अच्छा खासा लगता है, मजबूत फोर्स लगता है, तो वो तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पॉजिटिव पूछा है,
तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? तो देखो, बेंजीन और टॉल्यूइन ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो गए। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमारे नेगेटिव डेविएशन हो गए। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये भी हमारे हो गए आइडियल सॉल्यूशन, एक जैसे ही दिख रहे हैं। इथेनॉल प्लस एसीटोन, यस बेटा, ये है करेक्ट आंसर। इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्योंकि इथेनॉल और एसीटोन में, है ना, प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना, प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। एंड ऑन एडिंग एसीटोन इट मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तोड़ देता है, जिससे ये बॉन्ड बड़ा ही वीक हो जाता है, और जिसके चलते इसका वेपर ज्यादा आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो इथेनॉल और एसीटोन बेटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन ए जो था बेंजीन टॉलिन वो आइडियल का एग्जांपल है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नॉन आइडियल का एग्जांपल है। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। क्लियर हुआ सबको? डी, जो उसका बी और सी आ रहा था उसको समझ आ गया क्या कि डी क्यों सही होगा? बताओ एक बार जल्दी। क्लियर हो गया ना? डी क्यों करेक्ट है? चलो, नेक्स्ट। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन बोला है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से? तो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन आप सबको सेलेक्ट करना है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है। बताओ भाई। आइडियल, दे आर नॉट आस्किंग फॉर नॉन आइडियल, पॉजिटिव नेगेटिव उसके लिए नहीं पूछ रहा, सिर्फ आइडियल के लिए पूछ रहा है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को फॉर आइडियल सोल्यूशन? क्या होता था आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग? ए, गुड। और कोई? पवन ने भी बोला ए, वेरी गुड। चलो, यानी ए ही सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि हमें पता है आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी या डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, इसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। यानी आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई एनर्जी एनर्जी नहीं निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई, तो आई होप समझ गए होगे आप लोग इसको। द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये बताओ भाई कौन सा मिक्सचर है जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन यानी जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अब आपको बताना है इसमें से द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बताओ इसमें से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएगा? जल्दी से फटाफट जल्दी बताओ। डी, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ओके। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया आप सभी ने, क्योंकि वाटर और नाइट्रिक एसिड किसका एग्जांपल है? वाटर और नाइट्रिक एसिड एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। चलो, तो बिल्कुल सही, जो भी नेगेटिव डेविएशन होता है वही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है। तो दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हम्म, अब दिख रहा होगा सबको, है ना? चलो, बताओ भाई। इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, देन द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ विल बी। अब केएफ की वैल्यू बतानी है, केएफ की वैल्यू पे क्या होगा अगर मैं मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या कर दूं, डबल कर दूं? बताओ भाई। इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल,
द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी। केएफ की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा ये पूछा। सी, अनचेंज बोला है। ठीक है। और कोई? ये इन्होंने भी बोला सी। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात बता रहे हो बेटा। क्यों ऐसा हो रहा है, सी क्यों है? बिकॉज जो वैल्यू होती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। यानी द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, कोई एक पर्टिकुलर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेंगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। thus it will be unchanged when the molality of the dilute solution is either double, double, ट्रिपल, कुछ भी कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो मोलर डिप्रेशन केएफ है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। जब आप सॉल्वेंट बदलोगे ना, तभी केएफ भी बदलेगा, ऐसे केएफ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही बताया था एकदम। अब बताओ भाई, द बेंटॉफ फैक्टर फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ये दे रखा है बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको इसका वेंटॉफ फैक्टर बताना है। बताओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड तीन बोला एक बच्चे ने। ठीक है। कैसे बेटा? देखो, ये BaOH2 है, कैसे टूटेगा? Ba+2 और 2OH-। तो कितनी वैल्यू हो गई? I3। Ba की एक और दो हाइड्रोक्सी है, तो टोटल आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यही पूछा था इसमें, द वेंटर फैक्टर है ना, द वेंटर फैक्टर फॉर द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने क्या बोला? 3। तो बिल्कुल ही सही आंसर दिया बच्चे आपने। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल? बताओ भाई, इसमें से आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी बात गलत है? डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग जीरो। ओके। एक बच्चे ने बोला है डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग जीरो। ओके। एनीवन एल्स? और मैं डेल्टा एस भी पूछ लेता हूँ लगे हाथों, इसका भी बता दे रहा मेरे को, ये क्या होना चाहिए? बताओ भाई। फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ओके। यानी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। यानी अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है, तो ना तो डेल्टा जी और ना डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग लेट टू बी जीरो के जीरो। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइडियल डेल्टा एस तो दे नहीं रखा था, डेल्टा जी दे रखा था, तो ये इनकरेक्ट दे रखा है। ठीक है, कि डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो दे रखा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। समझ आ गया क्या? चलो, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है सबके लिए, तो जरा सॉल्व करोगे क्या? एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन of 6.5 gram of solute in 100 gram water is this. If Kb is this, then the boiling point of this solution will be. तो आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन Tb। ठीक है। और डेल्टा Tb क्या होता है? Tb माइनस Tb नॉट। ठीक है। और डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी, यानी Kb इंटू मोलालिटी के। मोलालिटी फर्दर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000। ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बस ये है पूरा।
डन। अब निकाल कैलकुलेट करो भाई जल्दी से। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर इज दिस। इफ केबी इज दिस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या इस तरीके से निकल जाएगा, या एक और फॉर्मूला यूज करोगे, जल्दी बताओ। ए। एक बच्चा बोल रहा है ए। चलो चेक करते हैं भाई ये इसका आंसर कैसे आ रहा है। देखो भाई यहाँ पे हमें केबी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, बट मोलर मास नहीं पता। तो गड़बड़ कर देगा। हम क्या करेंगे, एक दूसरा वाला फॉर्मूला और यूज करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या था ये, कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। यही तो था। अब देखो, ये तो दे रखा है 760 माइनस 732 डिवाइडेड बाई 760। N2 आप निकाल लो। N1 दे रखा है आपको, वाटर ही तो है। तो मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया, 18। यहां से आप निकालोगे N2, तो निकल जाएगा क्या, N2 सॉल्व करके सभी वैल्यूज गिवन है। तो जब N2 निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 0.2046 मोल। ठीक है। अब ये N2 निकल चुका है। इस N2 की वैल्यू को पुट करोगे बेटा यहाँ। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको, चलो ठीक है। यहाँ पे सीधा नंबर ऑफ मोल भी पुट कर सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास की जगह सीधा नंबर ऑफ मोल। तो सीधा नंबर ऑफ मोल की जगह पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। केबी कितना है, केबी है 0.52। ये पुट कर देना, 0.2046 इंटू 1000 तो है ही। और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। बस दो जीरो से दो जीरो कट गया। इतना सॉल्व करना है बस। तो ऑन सॉल्विंग यूल गेट 101.6 डिग्री। तो क्या आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन आएगा, 101 डिग्री आ रहा है। एक बच्चे ने 102 बोला था, 102 नहीं बेटा, 101 डिग्री। ठीक है। तो 101 डिग्री इज द करेक्ट। जल्दी बताओ भाई, क्लियर है क्या ये? किसी को डाउट है यहाँ तक? एक्सप्लेन अगेन। देखो बेटा क्या था, मैं ये कह रहा हूँ, आपको बोला था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लिया, तो हमें पता है कि भाई डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी इंटू दिस होता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता लगा केबी है, मास ऑफ द सॉल्यूट है, मोलर मास 1000, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है। मास ऑफ द सॉल्यूट और मोलर मास, ये हम लोगों को, मास ऑफ द सॉल्यूट तो चलो पता था तुम्हें, दे रखा था क्या वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से। हाँ 6.5 ग्राम। बट मोलर मास गिवन नहीं था। लेकिन यहाँ पे ना कुछ प्रेशर जैसा वर्ड दे रखा था, प्रेशर है ना। तो हम लोगों को पता है कि भाई एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का भी तो फॉर्मूला होता है। तो वहां से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल निकाला सॉल्यूट का। कैसे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, हम सबको पता है। पी नॉट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कितना हो जाएगा, वो दे रखा है हम लोग को 760, है ना, 760 ही होता है। वैसे गिवन भी होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर का। तो ये प्योर स्टेट में 760 हो गया, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है 732। और ये N2 जो होता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, अपॉन N1 क्या होता है, N1 क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो पता था कि भाई 100/18 आएगा, वाटर दे रखा है। N2 यहाँ से निकाला तो N2 की वैल्यू आ गई 0.246, यानी ये नंबर ऑफ मोल आ गया सॉल्यूट का। तो यहाँ पे मास रखने की क्या जरूरत है, सीधा मास अपन मोलर मास को मोल ही तो बोलते हैं। तो सीधा यहाँ पे मोल रख दिया 0.2040। केबी की वैल्यू पुट कर दी 0.52। इस मोल की वैल्यू पुट कर दी, 1000 तो 1000 रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा था 100 ग्राम, उसको रखा। यहाँ से निकल गया बेटा तुम्हारा डेल्टा टीबी। यहाँ से क्या निकला होगा, डेल्टा टीबी। अब तुम सबको पता है कि जो डेल्टा टीबी होता है, देखो सबसे पहले डेल्टा टीबी निकला है। तो जो डेल्टा टीबी होता है,
वो निकल के आ गया मान लो 1.06 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट के। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो। तो 1.06 डेल्टा टीबी, ये हो गया टीबी माइनस टीबी नॉट। तो बस यहाँ से वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब समझ आया? बताओ एक बार। ठीक है, तो 1.06 टीवी माइनस टीवी नॉट यहाँ से निकला है बेटा। टीवी टीवी नॉट तो तुम्हें पता ही है ना, 100 डिग्री हो गया। तो 100 में 100 प्लस एक और जोड़ दिया तो 101 डिग्री सेल्सियस यहाँ से आया। क्लियर है? अब जल्दी बताओ एक बार। चलो नेक्स्ट देखो। Which one of the following electrolyte has the same value of Ventov factor as that of aluminium sulfate if all are 100% ionized? तो बताना है भाई इसमें से किस कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू सेम होगी जितना कि एल्युमिनियम सल्फेट की होती है। चलो बहुत सही क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम। बी बताया है बच्चों ने। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट ही देख लेते हैं। ये कैसे टूटेगा? 2Al में और 3SO4 में, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 + 3 5। अब देखो बिल्कुल सही है, बोला है। K4 भी टूटेगा 4K प्लस में, और ये टूटेगा FeCN6, है ना? तो बिल्कुल सही है। एक 4K एक K4 टाइम्स K प्लस आ गया और एक ये कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी यहाँ के लिए भी आई की वैल्यू 5 हो गई। तो बिल्कुल सही है बेटा ऑप्शन बी। जैसे सभी बच्चों ने ऑप्शन बी बोला और बिल्कुल सही भी है। Which of the following 0.10 m aqueous solution and which one will exhibit the largest freezing point depression? बताओ भाई, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m aqueous solution कौन लार्जेस्ट करेगा यहाँ पे? बताओ। सी। बिल्कुल सही बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंटो फैक्टर कितना आ जाएगा हमें पता है। डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है I KF × M, है ना? तो यानी हम बोल सकते हैं क्या, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना? यानी जितना ज्यादा आई बढ़ेगा उतना ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आई की वैल्यू, ये भाई कोवेलेंट कंपाउंड है तो 1 ही रहेगा। ये KCl है तो 2 हो गया। ये K2CSO4 है तो 2K हो गया। और एक SO4 हो गया, मतलब आई की वैल्यू 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। तो इसके लिए आई की वैल्यू 3 हो गई। अब यही तो बचा Al2SO4, तो 2Al हो गया और 3 टाइम SO4 हो गया। तो ये 2 और 3, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो सबसे ज्यादा यही, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा सबको वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब आता है क्वेश्चन आपके लिए।
PA and PB are the vapor pressure of the pure liquid component A and B respectively on an ideal binary solution. If XA represents the mole fraction of component A, what is the total pressure of the solution? ये तो रॉल्स लॉ हो गया ना पूरा. PT इज इक्वल टू PA प्लस PB है ना, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ. फिर PA को कैसे लिखते थे? P0 A इंटू XA. PB को P0 B इंटू XB. डन. अब हमें पता है कि XA और XB का सम किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल. एक बच्चे ने बी बोला है, अभी चेक करते हैं बेटा. तो XB इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 - XA. पुट कर दो. P0 A XA प्लस P0 B XB की जगह पुट कर दो 1 - XA. सॉल्व करो. P0 A इंटू XA प्लस P0 B माइनस P0 B इंटू XA. XA को कॉमन ले लो. क्या बचा? बचा आपका PB प्लस XA कॉमन आ गया. P0 A माइनस P0 B, ये तो बचा. तो PB प्लस XA P0 A माइनस P0 B, मतलब वही PA माइनस PB. तो बेटा ऑप्शन डी होना चाहिए ना, है ना. तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन डी बोला है वो सही बोला है. ठीक है. PA माइनस PB आएगा, ना कि PB माइनस PA. तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देख रहे हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. सीधा डेरिवेशन पार्ट से ही क्वेश्चन है ये. तो अगर तुम्हें तरीका पता है उस डेरिवेशन को करने का, तो इजिली आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू. डन. चलो, एक और क्वेश्चन है. कह रहा है 0.1 मोलर aqueous solution of weak acid is 30% ionized. If Kf of water is 1.86 centidegree per molar, the freezing point of the solution will be. तो आपको freezing point of the solution निकालना है. यानी आपको निकालना है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I भी रहेगा यहाँ. I वेंटो फैक्टर है. तो बोला है ऑफ वीक एसिड इज 30% आयोनाइज्ड. ये वर्ड याद रखना है. 30% आयोनाइज्ड हुआ है. कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला याद है आप सबको. I इज इक्वल टू 1 + N - 1 इंटू अल्फा. याद है सबको? I इज इक्वल टू 1 + N - 1 अल्फा. तो आपको यहाँ पे I ही तो निकालना है. तो देखो, 0.1 मोलर aqueous solution of weak acid is 30% ionized. तो 30% आयोनाइज्ड हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? 30% आयोनाइज का मतलब 30% आयोनाइज्ड हुआ है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी. आपको फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालना है. तो ये हमेशा याद रखना बेटा कि 1 + अल्फा के इक्वल होता है. ठीक है. 1 + अल्फा के इक्वल होता है. किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं कि आई फॉर द वीक एसिड, है ना. तो आई वेंटो फैक्टर फॉर वीक एसिड. वीक एसिड कितना होता है? 1 + अल्फा. 1 + अल्फा. ठीक है. यानी ये जो वैल्यूज है ना, ये एन की वैल्यू. तो ये मान लो एन की वैल्यू 2 होती, मान लो, तो 2 - 1 गया 1. 1 × अल्फा 1 + अल्फा हो जाएगा. ठीक. तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारा इसके लिए कि जब भी कोई बोलेगा आई फॉर अ वीक एसिड, ठीक है, आई फॉर अ वीक एसिड दैट इज 1 + अल्फा. तो 1 + अल्फा को आप कैसे लिखोगे बताओ? 1 + अल्फा को, तो हेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो ये हो जाएगा 1 + 0.3. 30% मतलब 30/100. तो ये हो गया 1.3. 1.3. तो आई की वैल्यू यहाँ से निकल गई है 1.3. क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो ये 1 + 1.3 हो गया. बस वैल्यू पुट कर दो. डेल्टा TF का डेल्टा TF रहा. TF की जगह 1.86 पुट कर दिया. M की जगह
मोलर एक्वा सोल्यूशन कितना है? 0.1, और आई की जगह 1.3। तो बस यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो -0.24, -0.24 डिग्री सेल्सियस यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। डन। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो, किसी को समझ नहीं आया हो, किसी को भी ऐसा कोई है? नहीं? चलो नेक्स्ट देखो। 200 ml है aqua solution of a protein contain 1.26 gram of osmotic pressure of this solution. The molar mass of the protein will be, osmotic pressure given है, molar mass निकालना है। हम सबको पता है भाई क्या होता है osmotic pressure का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। फिर इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं तो एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, यही होता है। ठीक है, अब देखो, पाई का पाई रहा, एन होता है मोल, मोल को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर, मॉलिक्यूलर मास, है ना? तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी अपॉन वी। मोलर मास को निकालना है, उधर ले जाओ। मास, तो मास कितना दे रखा है भाई, सभी वैल्यूज पुट करो। तो मास दे रखा है 1.26, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.57 10⁻³ ठीक है जी। आर और टी, आर दे रखा है 0.083, टेम्परेचर दे दिया 300 कैलोरी, तो टेम्परेचर भी दे रखा है 300 कैलोरी, और वॉल्यूम है क्या, हाँ 200 ml है। तो इसको 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ऊपर ले जाता हूँ मैं 1000, ठीक है। लीटर में कर दिया, क्योंकि आर लीटर में ले रखा है ना, तो इसको भी लीटर में कर दिया। बस इतने को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 38 ग्राम पर मोल। तो याद रखना, जब भी प्रोटीन वगैरह का मॉलिक्यूलर मास निकलता है हमेशा बहुत बड़ा आता है, तो इससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। तो लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा किस तरीके से वैल्यूज हमारी निकली हैं और किस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पूरा करेक्ट आंसर। डन। जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? चलो, इस तरीके से बेटा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने इस चैप्टर्स में किए हैं। एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए, जिसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि वेंटो फैक्टर की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू। द वेंटो फैक्टर आई फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट, क्या वैल्यू होगी? तो भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? आई ग्रेटर देन वन होगा और आई लेस देन वन होगा। कौन सा ट्रू है? आई ग्रेटर देन वन और आई लेस देन वन, ये भी क्वेश्चन आया पड़ा है फॉर डिसोसिएशन। सिमिलरली एसोसिएशन के लिए भी बताओ, एसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन वन होगा या आई लेस देन वन होगा? बताओ भाई। डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन वन होगा, बिल्कुल सही कहा है बेटा, क्योंकि NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ये टूटते हैं,
तो वैल्यू ज्यादा होती है, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो बिल्कुल सही बात बोला है, ठीक है। एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1। तो ये भी क्वेश्चन आया पड़ा है बेटा एक बार ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया। अब बताओ बेटा, एक और है छोटा सा ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड टाइप में। बोला है आपसे कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एसपीएम इज, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एसपीएम इज, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा वाटर का, बताओ जल्दी। ऑस्मोसिस के दौरान, तो ऑस्मोसिस के दौरान आपको बताना है सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है। फ्रॉम अ सॉल्यूशन हैविंग अ लोअर कंसेंट्रेशन ओनली, या फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग अ हायर कंसेंट्रेशन ओनली, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एसपीएम विथ अनइक्वल फ्लो रेट्स। तो बताना है बेटा आपको कि कौन से कंसंट्रेशन से फ्लो होता है, ठीक है, एसपीएम के थ्रू। तो हम सबको पता था ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस क्या होता था। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते थे कि ये ऑस्मोसिस है। एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते थे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। तो ये सारी कहानी हो गई है हमारी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। डन। चलो, तो ये हो गया पूरा। तो यही है बेटा, इसको आप लोग एक बार रिवाइज करो पूरा। नेक्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारा नेक्स्ट, तो उसको हम लोग करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो टिल इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना पूरा सॉल्यूशन को। हमने सारा चीज इसमें कवर कर लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। जो भी चीजें थी इसके अंदर वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। टिल एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।